हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंडल का थर्ड लॉ करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस किया था और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स किया था। फिर हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के वायलेशन किए थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, ये सब किया था। अब हम करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ क्या कहता है? अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक कैरेक्टर को एक टाइम पे स्टडी कर रहे थे, मतलब एक जीन के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये क्या कहता है, जीन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, अलग अलग गुण बनाने वाली जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट जाएंगी। कब? गैमीट फॉर्मेशन में। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम कोई भी जीन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगी, वो अपने अपने हिसाब से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। इसी का नाम है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, अपना काम खुद करना। असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेशन, का मतलब है सेपरेशन। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये मेरे क्रोमोसोम हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई जीन है, यहाँ पर कोई जीन है, यहाँ पर कोई जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी जीन, मान लो ये 1 जीन है, ये 2 जीन है, ये 3 जीन है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम 1 जीन अलग जाएगी, 2 जीन अलग जाएगी, 3 जीन अलग जाएगी। कोई भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करे बिना ही कहाँ चले जाएंगे, गैमीट्स में चले जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए अब जीन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, 2 गुणों की बात हो रही है, तो आपको क्या लेने पड़ेंगे, 2 कैरेक्टर्स। जब आप एक क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स की स्टडी करते हो, उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर आप 2 कैरेक्टर्स का मेंडलिज्म देखोगे कि कैसे 2 कैरेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। और मेंडल ने क्या देखा, ये दोनों जो कैरेक्टर्स, इनके जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाले बिना ही क्या है, इंडिपेंडेंटली किस में जा रहे हैं, गैमीट्स में जा रहे हैं। तो ये इफेक्ट देखने के बाद मेंडल ने क्या लॉ दे दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो ये कहता है कोई भी जीन, अलग अलग गुण देने वाली जीन्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं, वो इंडिपेंडेंटली गैमीट में जाएंगी। 1 क्या है, वो सेकंड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, सेकंड थर्ड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। यही मतलब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करते हैं। जैसे मैंने एक फीमेल प्लांट ले लिया जिसके पास अब 2 कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स स्टडी किए थे, 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए थे। उन 7 में से हम कोई भी 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया सीड की शेप, एंड सीड कलर, हमने ये 2 कैरेक्टर्स सिलेक्ट कर लिए अपने क्रॉस के लिए। 2 कैरेक्टर्स हो गए, इसलिए क्या आया, डाई हाइब्रिड क्रॉस आ गया। तो फीमेल मान लो आपने ले लिया राउंड सीड और येलो, कलर कैसा है सीड्स का, येलो। उसको क्रॉस कराया मेल के साथ जिसके सीड्स कैसे हैं, रिंकल्ड और ग्रीन इन कलर। क्या ले लिया आपने, ग्रीन इन कलर ले लिया। इनको क्रॉस कराया, यहां से जो गैमीट्स बनेंगे क्या बनेगा बच्चे, RY। यहां से क्या बनेगा, RY। पहली जनरेशन में आपको क्या मिलेगा, डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस दिखेगा
छोटा r, कैपिटल Y, स्मॉल y। कैपिटल R होने की वजह से कैसे सीड आएंगे? राउंड। कैपिटल Y होने की वजह से कैसे सीड आएंगे? येलो। तो सारे प्लांट्स आपको राउंड येलो सीड वाले मिलेंगे पहली जनरेशन में। ठीक है, अब हम सेकंड जनरेशन करते हैं। सेकंड जनरेशन करने के लिए जो F1 जनरेशन में डॉटर्स आए हैं उनको हम क्या बना देते हैं? पेरेंट्स बना देते हैं। तो F2 जनरेशन के लिए अब हम क्रॉस कराएंगे डॉटर्स ऑफ F1 जनरेशन। आपने इसको क्या बना दिया? अब एक फीमेल पार्ट बना दिया और एक मेल पार्ट बना दिया। अब यहाँ से आपको समझ आएगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पर देखो, एक ये जीन है, इसका डोमिनेंट और इसका रिसेसिव, एक ये जीन है, इसका डोमिनेंट और इसका रिसेसिव। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहती है कि ये जो R जरूरी नहीं Y के साथ ही जाएगा। इस बड़े R की कैपेबिलिटी कैपिटल Y के साथ जाने की भी है और छोटे y के साथ भी जाने की। जैसे मैं कहूँ ये मेरा एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर R जीन है, इसका एलीलिक फॉर्म इसके सामने है स्मॉल r। ये जो Y जीन है यहाँ पर है, इसकी एलीलिक फॉर्म क्या है? ये है। तो अगली जनरेशन में जाने की कैपेबिलिटी ये नहीं है कि ये कैपिटल R हमेशा किसके साथ जाएगा? कैपिटल Y के साथ। ये क्या है? ऐसे जुड़कर भी जा सकता है। इससे नया कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y। ये कब हुआ? हमने पढ़ा है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस। और मियोसिस में हमने 11th में पढ़ा था एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस हो जाते हैं क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम में कियास्मेटा बनता है, एक क्रॉस पॉइंट बनता है जहां पर आपके सेगमेंट्स क्या हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। उसे हम क्या बोलते थे? प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या कहती है कि ये जो कैपिटल Y है जरूरी नहीं सिर्फ कैपिटल R के साथ ही जाएगा, वो इंडिपेंडेंट है। R जो जीन है वो इंडिपेंडेंट है कि वो कैपिटल Y के साथ भी जा सकती है और स्मॉल y के साथ भी जा सकती है। तो यहाँ से इंडिपेंडेंट होने की वजह से कितने गैमीट्स बनेंगे बच्चे? R Y। एक तो ये गैमीट बन गया, ये इसके साथ भी जा सकता है, कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी जा सकता है, एक ये गैमीट बन गया। ऐसे ही स्मॉल r की कैपेबिलिटी है वो स्मॉल y के साथ भी जा सकता है, स्मॉल r कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ऐसे ही गैमीट्स यहाँ से बनेंगे। अब हम प्यूनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ये समझो फीमेल के बने, ऐसे ही किसके बन जाएंगे? मेल के बन जाएंगे गैमीट्स। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y। और क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दो जीन हैं, इनकी एलीलिक फॉर्म इंडिपेंडेंट है कि वो किसी के साथ भी जुड़ जाएं। जरूरी नहीं कैपिटल R सिर्फ कैपिटल Y के साथ ही रहेगा, इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ भी जुड़ सकती हैं। तो ये हमने एक प्यूनेट स्क्वायर बनाया। तो क्या कॉम्बिनेशन बने बच्चे? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसी तरह इन गैमीट्स के बनाएंगे हम। कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। यहाँ से क्या बना? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ से क्या बना? स्मॉल r
और कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसी तरीके से हम इन गैमीट्स के भी बना लेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? 16। कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कैसे बने 16? क्योंकि 4 तरीके के गैमीट्स बन रहे थे। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो ये जो कैरेक्टर है कैपिटल आर और कैपिटल वाई आने से कौन सा कैरेक्टर आएगा? राउंड येलो। तो ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है। जहां पर भी आपको कैपिटल आर, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई मिलेगा वो क्या हो जाएगा? राउंड येलो। ये भी राउंड येलो है, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास राउंड येलो कितने आए? 9। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन आया बच्चे? राउंड स्मॉल वाई का आ रहा था ग्रीन। तो हमारे पास एक नया कॉम्बिनेशन आ गया राउंड ग्रीन। कितने आए? 1 2 3। तो कितने राउंड ग्रीन आए आपके पास? 3। ऐसे ही ये कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? ये क्या है? रिंकल्ड। कैपिटल वाई है तो क्या आ जाएगा? येलो। रिंकल्ड येलो। 1 2 3। तो कितने रिंकल्ड येलो बने? 3। और ये क्या बनेगा? रिंकल्ड ग्रीन। कितना आया? 1। तो हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम 2 कैरेक्टर्स को इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं तो F1 जनरेशन में तो सारे लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से ही दिखाई देते हैं, लेकिन F2 जनरेशन में हमारे पास 2 नए कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जो यहाँ पर पेरेंट्स वाले नहीं थे। पेरेंट से हमने क्या स्टार्ट किया था? राउंड येलो स्टार्ट किया था और दूसरा पेरेंट क्या था? रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से कि केवल राउंड येलो के साथ ही नहीं जाएगा, राउंड इंडिपेंडेंट है वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है। ऐसे ही रिंकल्ड इंडिपेंडेंट है वो येलो के साथ भी जा सकता है, वाई के ग्रीन के साथ नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंट होने की वजह से आपके पास 2 नए कॉम्बिनेशन आ गए। राउंड ग्रीन प्लांट्स भी मिल रहे हैं आपको, रिंकल्ड येलो भी। तो F2 जनरेशन में आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस की क्या रेशो आ रही है? 9:3:3:1। ये टोटल 16 बने। 16 बच्चे कैसे बनते हैं? हमने गैमीट्स चेक करने हैं कितने बनते हैं और 2 की पावर n हो जाते हैं हमारे बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने ये हमें 3 लॉज दिए। तो ऐसा क्या कारण था कि मेंडल को ये लॉ बनाने में सक्सेस मिली? व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेंडल? मेंडल की सक्सेस के क्या कारण थे? सबसे पहला जो था, उसने जो पी प्लांट सिलेक्ट किया था, दैट सिलेक्शन वाज एक्सीलेंट। उसने जो पी प्लांट की सिलेक्शन की थी वो बिल्कुल सही थी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। दूसरा उसने क्या किया? हर क्रॉस के रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से रखा उसने। कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी क्रॉस।
थर्ड उसको सक्सेस क्यों मिली? क्योंकि वो मैथमेटिशियन था, उसने हर क्रॉस के ऊपर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को अप्लाई किया, तो जिससे उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होती रही। तो उसने मैथमेटिकल फॉर्मूलेज भी अपनी क्रॉसिंग पर लगाए, जिससे उसको सक्सेस आसानी से मिली। दूसरी बात क्या थी, उसने जो भी काम किया, उसने क्या 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे, वो 7 के 7 कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे। 7 कैरेक्टर्स जो पी प्लांट के उसने स्टडी किए थे, पी प्लांट के 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे और वो बहुत दूर दूर थे, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जो जीन्स प्रेजेंट थी, मान लो मैं कहूँ ये क्रोमोसोम है, तो एक यहाँ पर था तो दूसरा यहाँ पर था, तो आसानी से बीच में क्या हो रही थी, क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। आगे हम एक टर्म पढ़ेंगे, लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, जब कोई जीन्स बहुत पास पास होती हैं, जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत पास पास है, लिंक हैं, जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी जीन्स को सेपरेट करना क्या होता है, मुश्किल है। तो वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला काम नहीं होगा। डिटेल अब जब हम लिंकेज करेंगे वहां आएगी। तो जो मेंडल था, उसने जो 7 कैरेक्टर्स पी प्लांट के पढ़े थे, वो कितने क्रोमोसोम पर थे, 4 पर थे। और अगर कोई कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पर भी था, तो वो बहुत दूर दूर थे, ताकि आसानी से क्या हो जाती, क्रॉसिंग ओवर हो जाती। तो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हर किसी कैरेक्टर के ऊपर लागू हो रहा था। उसे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही थी जहां पर 2 जीन्स क्या जाती हैं, इकट्ठी जाती हैं। अगर इकट्ठी जा रही होती तो वो ये लॉ बना ही नहीं पाता, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके हिसाब से तो हर किसी के अंदर जीन्स क्या हैं, बहुत दूर दूर प्रेजेंट होती हैं, तो जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो जाती है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, मॉर्गन। उन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसी कैरेक्टर्स भी आते हैं जहां पर जीन्स बहुत पास पास होती हैं और वो हमेशा इकट्ठे ही जाएंगे। ठीक है, तो पास पास होने की वजह से वो हमेशा ए और बी, या हम बोले 1 और 2 जो जीन है वो हमेशा इकट्ठी जाएगी, एक ही गैमीट में जाएगी, अलग अलग नहीं जाएगी। जैसे मैं कहूँ आर और वाई पास पास है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते थे आपके पास। आपके पास कौन सा कॉम्बिनेशन रहना था, आर वाई वाला ही कॉम्बिनेशन रहना था। इसलिए क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर ना होने की वजह से क्या मिल रही थी उसको, लिंकेज मिल रही थी। लेकिन मेंडल को ऐसा कुछ नहीं मिला था, इसलिए उसको सक्सेस मिली थी अपने एक्सपेरिमेंट्स में। दूसरी, वो अपना रिकॉर्ड सारा मेंटेन कर रहा था, जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिलती रही। तो ये तो हुए सक्सेस ऑफ मेंडल। लेकिन जो मेंडल का काम था बहुत सालों तक छिपा रहा, अननोन था मेंडल का काम काफी सालों तक। मेंडल वर्क was unnoticed for many years। सबसे पहला कारण क्या था, एक तो वो मैथमेटिशियन था, तो कोई भी लाइफ साइंस का साइंटिस्ट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि एक मैथमेटिशियन कैसे हमारे लॉज को, लाइफ साइंस के लॉज को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि ही वॉज ए मैथमेटिशियन, इसलिए वो क्या हो गया, उसका काम रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ठीक है। दूसरी बात,
उसने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था कि क्या चीज अगली जनरेशन में जा रही है। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये करेक्टर अगली जनरेशन में जा रहा है, उसने सिंपल टर्म यूज की थी फैक्टर्स, लेकिन वो फैक्टर्स एक्चुअल में क्या थे, उसके क्या एविडेंसेस थे, क्या चीज है, मतलब फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया था वो अपने फैक्टर्स का। जैसे जिसे हम आज के टाइम में बोलते हैं क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। तो वो जो फैक्टर्स के बारे में बता रहा था, सेकंड क्या आ गया, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया वो उसका, नो फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर, कि क्या चीज अगली जनरेशन में जा रही है वो उसको नहीं बता पाया। दूसरी बात, उस वक्त जब मेंडल ये काम कर रहा था उस वक्त कम्युनिकेशंस इतने अच्छे नहीं थे। कम्युनिकेशन का मतलब कि चीज़ों को छाप नहीं पाता था, न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं थे, अपनी जो खोज कर रहा था वो नेट अवेलेबल नहीं थे कि ताकि जल्दी से जल्दी वो लोगों तक पहुंचा सके। तो कम्युनिकेशन अच्छी ना होने की वजह से जो वो काम कर रहा था वो उसी के पास सीमित था, या लोकल न्यूज़पेपर में ही वो पब्लिश हो पा रहा था, फार साइंटिस्ट तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए क्या हुआ, उसका काम पब्लिश्ड नहीं हुआ। तो आफ्टर हिज डेथ ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्रेट लाइफ साइंस साइंटिस्ट, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 लॉज ऑफ मेंडल। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम बात करते हैं कि ये जो तीनों लॉज थे, 3 लॉज ऑफ मेंडल, इनमें से ओनली सेकेंड लॉ इज यूनिवर्सल लॉ। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखो पहला जो लॉ किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें भी प्रॉब्लम आई थी। हमने 2 कंडीशंस ऐसी देखी थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और क्या देखा था, कोडोमिनेंस। इनकी वजह से क्या हुआ, सब जगह पर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करता है। तो ये हर किसी के ऊपर लागू नहीं हो रहा था। जैसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करी थी, मिराबिलिस जलापा में पिंक कलर के फ्लावर आ रहे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से तो कौन से आने चाहिए थे, रेड आने चाहिए थे। ऐसे ही कोडोमिनेंस में कोडोमिनेंस नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप ए बी बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी बनता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह लागू नहीं होता। तीसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो क्या कहता है कि कोई भी 2 जीन्स जब गेमीट्स बना रही हैं तो वो इंडिपेंडेंटली चली जाएंगी और अपनी मर्जी से किसी भी एलीलिक फॉर्म के साथ वो अटैच हो सकती है। जैसे मैं 1 1 2 2, तो ये जो कैपिटल 1 है ये स्मॉल 1 के साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल 1 है वो स्मॉल 2 के साथ भी जा सकता है, या हम कहें ये कैपिटल 1 कैपिटल 2 के साथ भी जा सकता है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंटली वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन ये कब तक लागू है, जब तक हमारी जीन्स क्या हैं, दूर दूर होंगी। दूर दूर होने की वजह से ही क्या होगा, 1 कैपिटल 1 है वो 2 से सेपरेट हो सकता है। अगर ये जीन बिल्कुल ऐसे होती, ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होना क्या था, मुश्किल था। क्रॉसिंग ओवर अगले हिस्से से हो जाती, क्रॉसिंग ओवर क्या होती, अगले हिस्से से हो जाती, तो हमेशा 1 कैपिटल 2 के साथ ही जाएगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, ये कॉम्बिनेशन
बनेगा ही नहीं। तो इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट या हम कहें लिंकेज की वजह से, लिंकेज का मतलब क्या होता है, जब दो जीन्स बहुत पास पास होती हैं उनको सेपरेट करना क्या है, मुश्किल है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। तो लिंकेज की वजह से भी ये वाला लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हर किसी पे लागू नहीं होता। तो जो तीसरा लॉ बचा हमारा, या हम कहें सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये क्या कहता है कि जो हमारी एलीलिक फॉर्म्स हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम सेपरेट होती है। ये बात तो सबके लिए ही है कि कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें से एक होमोलोगस सेट एक गैमीट में चला जाएगा और एक होमोलोगस सेट एक गैमीट में। जैसे मैं कहूँ ये ए जीन है, ये इसकी एलीलिक फॉर्म है, तो जब इनसे गैमीट बनेंगे ये जब चला जाएगा और एक ये चला जाएगा। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम केवल एक ही एलीलिक फॉर्म, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही गैमीट में जाते हैं, इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पार्ट ही क्या है, गैमीट में जाएगा। तो ये जो लॉ है सेपरेट हो जाना किनका, एलीलिक फॉर्म्स का, ये सबके ऊपर ही लागू है। तो दिस लॉ इज यूनिवर्सल लॉ, ये सब पर लागू है, इसकी कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वायलेशन क्या है, जहां पर लिंकेज मिल गई वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करेगा। जहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, वहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करता है। तो यूनिवर्सल लॉ हम किसको कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, की गैमीट्स में केवल एक ही एलीलिक फॉर्म जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 लॉज ऑफ मेंडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिंकेज और रिकम्बिनेशन करेंगे। थैंक यू।